नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें देश महात्मा के नाम से भी जानता है, इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर ज़िले में पुतलीबाई और करमचंद गांधी के परिवार में हुआ था। दुनिया भर में गांधी जी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के आदर्श, नीति और उनका दर्शन सत्य के प्रयोग थे। उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों ने आगे चलकर भारत को अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति दिलाई। आज गांधी जयंती पर हमें उन मूल्यों को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है जो यथार्थ और प्रासंगिक होने के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना को भी प्रकट करते हैं। आज साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में गांधी जयंती पर चर्चा हेतु हमारे मध्य प्रोफेसर अमरनाथ जी, पूर्व विभागाध्यक्ष कोलकाता विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, पूर्व विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी, दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूद हैं। आइए भाषा, साहित्य और गांधी दर्शन पर इनके विचारों को सुनते हैं। आप सभी विद्वानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गांधी का व्यक्तित्व और उनका कार्यक्षेत्र समुद्र की तरह विशाल और गहरा है जी। मैं यहाँ उनके भाषा चिंतन पर ही थोड़ी बातें करूंगा। गांधी जी ने हिंदी के आंदोलन को आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया था। उनका ख्याल था कि देश जब आजाद होगा तो उसकी एक राष्ट्रभाषा होगी और वह राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी होगी, क्योंकि वह इस देश की सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। वह अत्यंत सरल है और उसमें भारतीय विरासत को वहन करने की क्षमता है। उसके पास देवनागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि भी है। जो फारसी लिपि जानते हैं वे इस भाषा को फारसी लिपि में लिखते हैं, इसे हिंदी कहें या हिंदुस्तानी। आरंभ से ही गांधी जी के आंदोलन का यह एक मुख्य मुद्दा था। अपने पत्रों, नवजीवन और यंग इंडिया में वे बराबर इस विषय पर लिखते रहे। हिंदी हिंदुस्तानी का प्रचार करते रहे। जहां भी मौका मिला खुद हिंदी में भाषण दिया। गांधी जी के प्रयास से 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का कामकाज हिंदुस्तानी में करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद गांधी जी ने इसकी रिपोर्ट अपने पत्रों यंग इंडिया और नवजीवन दोनों में दी थी। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था कि हिंदुस्तानी के उपयोग के बारे में जो प्रस्ताव पास हुआ है वह लोकमत को बहुत आगे ले जाने वाला है जी। हमें अब तक अपना कामकाज ज्यादातर अंग्रेजी में करना पड़ता है। यह निस्संदेह प्रतिनिधियों और कांग्रेस की महासमिति के ज्यादातर सदस्यों पर होने वाला एक अत्याचार ही है। इस बारे में किसी न किसी दिन हमें आखिरी फैसला करना ही होगा। जब ऐसा होगा तब कुछ वक्त के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा होंगी, थोड़ा असंतोष भी रहेगा, लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए यह अच्छा ही होगा कि जितनी जल्दी हो सके हम अपना काम हिंदुस्तानी में करने लगें। गांधी जी ने 20 अक्टूबर 1917 को गुजरात के द्वितीय शिक्षा सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में राष्ट्रभाषा के कुछ विशेष लक्षण बताए थे। उनमें से पहला है कि वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए। दूसरा है कि उस भाषा के द्वारा भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज शक्य होना चाहिए। तीसरा है कि उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों। चौथा है कि वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए। और पांचवा है कि उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर न दिया जाए। इन लक्षणों को गिनाने के बाद गांधी जी ने कहा था कि हिंदी भाषा में सारे लक्षण मौजूद हैं, और फिर हिंदी भाषा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा मैं उसे कहता हूँ जिसे उत्तर में हिंदू और मुसलमान बोलते हैं और देवनागरी या फारसी लिपि में लिखते हैं।
ऐसी दलील दी जाती है कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं हैं। यह दलील सही नहीं है। उत्तर भारत में मुसलमान और हिंदू एक ही भाषा बोलते हैं। जी भेद पढ़े लिखे लोगों ने डाला है। इसका अर्थ यह है कि हिंदू शिक्षित वर्ग ने हिंदी को केवल संस्कृत में बना दिया है। इसी कारण कितने ही मुसलमान उसे समझ नहीं पा सकते हैं। लखनऊ के मुसलमान भाइयों ने उस उर्दू में फारसी भर दी है और उसे हिंदुओं के समझने के अयोग्य बना दिया है। ये दोनों केवल पंडिताऊ भाषाएं हैं और इनको जनसाधारण में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। मैं उत्तर में रहा हूँ, ये गांधी जी कह रहे हैं कि मैं उत्तर में रहा हूँ, किंतु हिंदू मुसलमानों के साथ खूब मिला जुला हूँ और मेरा हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत कम होने पर भी मुझे उन लोगों के साथ व्यवहार करने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई है। जिस भाषा को उत्तरी भारत में आम लोग बोलते हैं उसे चाहे उर्दू कहें चाहे हिंदी, दोनों एक ही भाषा के सूचक हैं। यदि उसे आप फारसी लिपि में लिखें तो वह उर्दू भाषा के नाम से पहचानी जाएगी और नागरी में लिखें तो वह हिंदी कहलाएगी। गांधी जी चाहते थे कि बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सब कुछ मातृभाषा के माध्यम से हो। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हमारे भीतर औपनिवेशिक मानसिकता बढ़ाने की मुख्य जड़ है। हिंद स्वराज में ही उन्होंने लिखा कि करोड़ों लोगों को अंग्रेजी शिक्षण देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने जिस शिक्षण की नींव डाली वह सचमुच गुलामी की नींव थी। उसने इसी इरादे से वह योजना बनाई, यह मैं नहीं कहना चाहता, किंतु उसके कार्य का परिणाम यही हुआ है। हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं। यह कैसी बड़ी दरिद्रता है। यह भी जानने लायक है कि जिस पद्धति को अंग्रेजों ने उतार फेंका है वही हमारा श्रृंगार बनी हुई है। वहाँ शिक्षा की पद्धतियां बदलती रही हैं। जिसे उन्होंने भुला दिया है उसे हम मूर्खता बस चिपकाए रहते हैं। वे अपनी मातृभाषा की उन्नति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा सा परगना है। उसकी भाषा धूल के समान नगण्य है। अब उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अंग्रेजी शिक्षण स्वीकार करके हमने जनता को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षण से दंभ, द्वेष, अत्याचार आदि बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने जनता को ठगने और परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी। जी भारत को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं। जनता की हाय अंग्रेजों को नहीं, हमको लगेगी। अपने अनुभवों से गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला था कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच कोई सहानुभूति, कोई संवाद नहीं है। शिक्षित समुदाय अशिक्षित समुदाय के दिल की धड़कन को महसूस करने में असमर्थ है। गांधी जी कहते थे कि नेता अंग्रेजी में भाषण दें, जनता समझे नहीं, ऐसे नेता न तो देश में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते थे, न उनकी राजनीति जनता की राजनीति बन सकती थी। जी सन 1931 में गांधी जी ने कहा था कि यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी ने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की थी और बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की थी। जी अपने देश के संदर्भ में अंग्रेजी शिक्षा की अनिष्टकारी भूमिका को पहचानने में उनकी अनुभवी दृष्टि धोखा नहीं खा सकती थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारत का कल्याण उसकी अपनी भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा से ही संभव है। भारत आने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक उद्घाटन समारोह में जब लगभग सभी गणमान्य महापुरुषों ने अपने अपने भाषण अंग्रेजी में दिए, एकमात्र गांधी जी ने अपना भाषण हिंदी में देकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। जी संभवतः किसी सार्वजनिक समारोह में यह उनका पहला हिंदी भाषण था। उन्होंने कहा था इसमें कि इस महान विद्यापीठ के प्रांगण में अपने ही देशवासियों से अंग्रेजी में बोलना पड़े, यह अत्यंत अप्रतिष्ठा और लज्जा की बात है।
उन्होंने कहा था कि मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया जाएगा। हमारी भाषा हमारा ही प्रतिबिंब है और इसलिए यदि आप मुझसे यह कहें कि हमारी भाषाओं में उत्तम विचार अभिव्यक्त किए ही नहीं जा सकते, तब तो हमारा संसार से उठ जाना ही अच्छा है। क्या कोई व्यक्ति स्वप्न में भी यह सोच सकता है कि अंग्रेजी भविष्य में किसी भी दिन भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है? फिर राष्ट्र के पांवों में यह बेड़ी किस लिए? यदि हमें पिछले 50 वर्षों में देसी भाषाओं द्वारा शिक्षा दी गई होती तो आज हम किस स्थिति में होते? हमारे पास एक आजाद भारत होता, हमारे पास अपने शिक्षित आदमी होते जो अपनी ही भूमि में विदेशी जैसे न होते, बल्कि जिनका बोलना जनता के हृदय पर प्रभाव डालता। जी। संभव है यहाँ कुछ लोग मातृभाषा से तात्पर्य अवधी, ब्रजी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका आदि लें, क्योंकि आजकल चंद स्वार्थी लोगों द्वारा अपनी अपनी बोलियों को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए उन्हें मातृभाषा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और इस तरह हिंदी को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग न तो अपने हित को समझते हैं और न इतिहास की गति को। वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं, खुद हिंदी की रोटी खाते हैं और भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी आदि को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों की आम जनता को जाहिल और गंवार बनाए रख सकें और भविष्य में भी उन पर अपना आधिपत्य कायम रख सकें। जी। ऐसे लोगों को गांधी जी का एक कथन शायद सद्बुद्धि दे। गांधी जी ने 1917 में हिंदी क्षेत्र के एक शहर भागलपुर में भाषण देते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि आज मुझे अध्यक्ष पद देकर और हिंदी में व्याख्यान देने और सम्मेलन का काम हिंदी में चलाने की अनुमति देकर आप विद्यार्थियों ने मेरे प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया है। इस सम्मेलन का काम इस प्रांत की भाषा में ही और वही राष्ट्रभाषा भी है करने का निश्चय करके आपने दूरंदेशी से काम लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जी। मुझे आशा है कि आप लोग यह प्रथा जारी रखेंगे। ये गांधी जी का कथन था। जी। इस तरह सम्मेलन का काम इस प्रांत की भाषा में ही और वही राष्ट्रभाषा भी है कहकर गांधी जी ने यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया था कि बिहार प्रांत की भाषा और मातृभाषा भी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, न कि कोई अन्य बोली या भाषा। गांधी जी का विचार था कि माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है। हम ऐसी शिक्षा के वशीभूत होकर मातृद्रोह करते हैं। स्पष्ट है गांधी जी ने हिंदी के स्वरूप की जो अवधारणा प्रस्तुत की, उसके केंद्र में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ रही खाई को पाटने की आकांक्षा काम कर रही थी। जी। विभिन्न संस्कृतियां, धर्मावलंबियों, भाषाओं वाले इस विशाल देश में एकता समन्वय के मार्ग पर चलकर ही कायम की जा सकती थी। गांधी जी हिंदुस्तानी के बहाने गांधी जी देश को एक सहज, सर्वसुलभ और सबको जोड़ने वाली भाषा दे रहे थे और सामाजिक समरसता की पुख्ता नींव भी डाल रहे थे। अनायास नहीं है कि गांधी जी के द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति वर्धा तथा उस जैसी अन्य कई संस्थाओं का मूल मंत्र है, एक हृदय हो भारत जननी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से हिंदी और हिंदुस्तानी के मुद्दे को लेकर गांधी जी का लंबा विवाद चला था और वर्षों तक चले पत्राचार के बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। यह भी सही है कि देश विभाजन और सांप्रदायिकता के चरम उभार ने हिंदी उर्दू के मसले को चरम परिणति तक पहुंचा दिया और राजर्षि टंडन के समर्थकों की संख्या अधिक होने के कारण मत विभाजन में हिंदी का पलड़ा भारी रहा। किंतु पाकिस्तान बनने के बाद आज भी जब हमारे देश में मुसलमान बड़ी संख्या में मौजूद हैं, गांधी जी के समन्वय का मार्ग ही एकमात्र सही रास्ता है। जी। हिंदी का सबसे ज्यादा विरोध जहां से हो सकता था
गांधी जी ने वहां हिंदी के प्रचार के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए दक्षिण की कई बार यात्रा की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना गांधी जी ने खुद की थी और अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा, जो वहां रहकर हिंदी का प्रचार करते रहे। गांधी जी आजीवन सभा के अध्यक्ष रहे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री भी सभा के अध्यक्ष रहे। गांधी जी ने ही 1935 में काका साहब कालेलकर को इसके निरीक्षण और सुधार के लिए वहां भेजा और उन्हीं की सिफारिश पर दक्षिण के चारों प्रांतों मन केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी शाखाएं स्थापित हुई। जी। निश्चित रूप से गांधी जी के प्रयास के कारण ही देश भर में और खास तौर पर दक्षिण में दर्जनों संस्थाएं स्थापित हुई और देश के कोने कोने में हिंदी के प्रचार का काम होने लगा। कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बंगलौर, कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति बंगलौर, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बंगलौर, केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, हिंदी प्रचार समिति जहीराबाद, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई, मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई, मुंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा मुंबई, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट, असम राष्ट्रभाषा प्रचार सभा गुवाहाटी, ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद जगन्नाथ धाम पुरी, मध्य भारत हिंदी प्रचार समिति इंदौर, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी विद्यापीठ देवघर, हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद आदि संस्थाएं गांधी जी की प्रेरणा से ही खुली। जी। इतना ही नहीं, गांधी जी के अनुयायियों ने भी उसी निष्ठा से प्रयत्न जारी रखा। मोटूर सत्यनारायण के प्रयास से आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थापित हुआ, जिसकी लगभग आधा दर्जन शाखाएं देश के विभिन्न अहिंदी भाषी प्रांतों में हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी तरह गांधी जी के दूसरे अनुयायी आचार्य विनोबा भावे के प्रयास से नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए नागरी लिपि परिषद का गठन हुआ, जो आज भी सक्रिय है। गांधी जी के व्यक्तित्व का इतना असर था कि देश भर में निष्ठावान हिंदी प्रचारकों की एक फौज खड़ी हो गई। मैं आने वाले जो 2 अक्टूबर है उस दिन इसी अर्थ में मनाना चाहता हूँ, इसी अर्थ में गांधी जी को याद करना चाहता हूँ कि कम से कम आज इतने दिन बाद भी हम गांधी जी के भावनाओं को, भाषा के संबंध में उनके विचारों को अमल में लाने का प्रयास करें और भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हों। धन्यवाद। सबसे पहले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मैं महात्मा जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महात्मा गांधी का बड़ा गहरा प्रभाव हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य पर पड़ा है। इतिहास इस कथन का साक्षी है कि 1893 में जब डरबन के न्यायालय में उन्होंने पगड़ी उतारने से मना कर दिया, यह तर्क देते हुए कि हमारी भारतीय संस्कृति की प्रतीक है, और न्यायाधीश ने बिना पगड़ी उतारे न्यायालय में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, बोलने से मना कर दिया, तो वे बिना बोले हुए चले आए और उन्होंने अपना सत्याग्रह प्रकट किया। जी। इस घटना को भारत के कई अखबारों ने गर्वपूर्वक उद्धृत किया और विशेष रूप से कलकत्ता से छपने वाले समाचार दर्पण ने 1993 के इस अंक में विशेष रूप से ये समाचार छापा कि एक भारतीय ने देश की इज्जत बचाई। जहां तक मेरी जानकारी है, गांधी जी के बारे में लिखा गया यह पहला आलेख है जो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है।
1907 में गांधी जी ने जब प्रिटारिया में भारतवासियों को लेकर आंदोलन शुरू किया, उन्होंने ये तर्क दिया कि यहाँ गोरों की संख्या 49% है और भारतीय 51% है। उसके बावजूद हमारा इतना दमन हो रहा है और हम अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पा रहे। 1909 में जब वे भारत आए तो यहाँ के पत्रकारों ने, समाज सुधारकों ने, साहित्यकारों ने उनकी अगवानी की। जी। भारत को आजादी दिला सकता है, इसके पास एक कार्यक्रम है, एक सपना है, एक संकल्प है। और तब से गांधी जी की चर्चा शुरू हो गई। जी। फिर भारत में रहते हुए उन्होंने पूरे देश का जो भ्रमण किया, विशेष रूप से नीलहा खेती, किसानी की समस्या को लेकर, और विभिन्न आश्रम बनाते हुए, चाहे साबरमती का आश्रम हो और चाहे बापू कुटीर वर्धा की हो, उन्होंने आजादी की अलख जगाई। उनके सत्याग्रह को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। सबसे पहले वो सत्य के प्रति आग्रह बनकर प्रकट हुआ। जी। फिर उसको असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया, ये कहते हुए कि प्रजा अगर शासन के साथ सहयोग नहीं करेगी तो सत्ता अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। और सचमुच उसने अंग्रेजों को हिला दिया। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, दांडी यात्रा करके जो नमक बनाया, उससे पूरे देश में आजादी की एक लहर दौड़ गई और अंग्रेजों के प्रति असहयोग का ही नहीं बल्कि क्रांति का, विद्रोह का भाव पैदा हो। अब आप सोचिए कि अहमदाबाद से सौराष्ट्र, अरब सागर तक की 300 मील से ज्यादा लंबी यात्रा जो उन्होंने पूरी की, उसमें हजारों लोग शामिल हुए। यहीं से गांधी जी का नायकत्व उभरता हुआ दिखाई देता है। और फिर 1942 में अगस्त क्रांति के नाम से जो भारत छोड़ो आंदोलन चला, क्विट इंडिया मूवमेंट, उससे तो उनको राष्ट्रपिता और कुल मिलाकर एक महापुरुष, एक दिव्य आत्मा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इसको लेकर हिंदी साहित्यकारों ने उनका बड़ा अभिनंदन किया। पंत जी का महत्वपूर्ण काव्य है बापू, दूसरा काव्य है मुक्ति यज्ञ। इन कृतियों में उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति नहीं है, यह हाड़ मास का साधारण पुतला, ये स्वयं स्वर्ग का देवदूत बनकर आया है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। ये कहा कि ये चिर पुराण है, चिर नवीन है, ये अमृत पुत्र है। और एक पंक्ति तो बड़ी ही मार्मिक है जब वो कहते हैं कि देखा न धरा ने तुमसा पावन चरित्र लोकोज्ज्वल। राम और कृष्ण की परंपरा में आज तक और कोई दूसरा ऐसा महापुरुष आया ही नहीं। पंत जी ने भाव विभोर होकर गांधी जी की जो वंदना की और उसी के साथ साथ एक परंपरा चल पड़ी। उस परंपरा में न जाने कितने व्यक्ति, उस परंपरा का बड़ा अच्छा उल्लेख पंत जी के ही एक रेडियो नाटक में जिसका नाम है शुभ्र पुरुष, उसमें दिखाई देता है। फिर आप महादेवी वर्मा को ले लीजिए, ओ धरा के पूत तुमको कोटि कोटि प्रणाम, बड़ा प्रसिद्ध गीत है उनका। सियाराम शरण गुप्त को लीजिए, उन्होंने लगभग आधा दर्जन काव्य कृतियां लिखी हैं। बापू, नोवा खाली, दांडी यात्रा, विश्व मानव, और केवल लिखी ही नहीं, वो तो मन वचन कर्म से गांधीवादी थे। हाथ से बुने हुए सूत से, चरखे से और फिर करघे में उससे खद्दर बना करके वे कुर्ता और धोती पहनते थे। उसी तरह के सात्विक भोजन करते थे। वही उनका रहन सहन और वही उनका दर्शन था। बहुत गहरा प्रभाव गणेश शंकर विद्यार्थी पर पड़ा था। कानपुर के प्रताप नामक दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे, बड़े क्रांतिकारी विचारों से, जितने बड़े पत्रकार उतने बड़े लेखक भी थे। फिर उनसे बहुत प्रभावित हुए भवानी प्रसाद मिश्र। ये तो आजन्म गांधी में बने रहे। दिल्ली में राजघाट में जो गांधी वाङ्मय निधि बनी हुई है, उसमें आजीवन मृत्यु पर्यंत
वे संपादक के रूप में कार्य करते रहे। कई खंडों में गांधी वाङ्मय का समन्वय संपादन उन्होंने किया है। उनकी एक पुस्तक है गांधी पंचशती, जिसमें 500 रचनाएं गांधी जी से संबंधित, गांधीवाद से संबंधित उनकी पूरी प्रशस्ति करते हुए और उनको ही अपने जीवन का बल्कि पूरे भारतीय जनजीवन का आदर्श मानते हुए चले। इसका गहरा प्रभाव प्रेमचंद पर पड़ा। आपने देखा हो प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यासों में, कहानियों में जो सत्याग्रह का भाव है जी। जैसे रंगभूमि का सूरा महत्वपूर्ण पात्र है। वो लड़ जाता है एक ब्रिटिश उद्योगपति के साथ, मिस्टर जॉन के खिलाफ, एक भिखारी, लेकिन लड़ रहा है। वो कहता है कि एक इंच जमीन नहीं दूंगा सिगरेट का कारखाना बनाने के। तो प्रेमचंद के पूरे लेखन में गांधीवाद बहुत परिपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। उनके बहुत सारे पात्र गांधी दर्शन के समर्थक। इसी क्रम में देखिए सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, गांधीयन, शतदल और गांधी जी की रचनाओं के कई संकलन संपादन भी किए हैं। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविताएं हैं, खास तौर से चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि डग उसी ओर, जिसके सिर पर निज रखा हाथ उसके सिर रक्षक कोटि बात। ऐसे ही तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुल मिलाकर गांधी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और अपनी महती भावना प्रकट की। बनारसीदास चतुर्वेदी भी पूर्ण रूप से गांधीवादी थे, बल्कि हिंदी के मामले में तो बनारसीदास जी ही उनके परामर्शदाता थे। उस समय विशाल भारत का संपादन कर रहे थे, यशस्वी पत्रकार थे, बड़े अच्छे लेखक थे। उन्होंने गांधी जी के बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं, वे बड़े महत्वपूर्ण। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरांगना कवियत्री थी, वीर रस की ओर से भरी हुई। उनकी कविताओं से प्रायः लोग परिचित होंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। इसी तरह से गांधी जी पर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जी। जैसे विज्ञान में गांधी जी की उपयोगिता क्या है, वैज्ञानिक युग में दोनों की तुलना करती हुई ये कविता में कहती हैं कि विज्ञानी की है चरम सिद्धि जग को लोहे से भर देना, है सरल काम तुमको बापू लोहे को पानी कर देना। जी। ऐसे ही बालकृष्ण शर्मा नवीन को ले लीजिए, ये भी ओजस्वी कवि थे, प्रभा नामक पत्रिका के संपादक थे, कानपुर के सांसद भी थे। इन्होंने गांधी जी को बहुत सारी श्रद्धांजलि अपनी कविताओं में दी है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग आधा दर्जन महाकाव्य गांधी जी पर लिखे गए, जिनमें एक रघुवीर शरण मित्र जी का महाकाव्य है जननायक, दूसरी ओर गोपाल शरण सिंह का काव्य है जगदालोक, तीसरे देवनारायण जी का महाकाव्य है गांधी चरितामृत, चौथे जगमोहन नाथ अवस्थी का महाकाव्य है अहिंसा बध, पांचवें नटवर लाल स्नेही का महाकाव्य है गांधी चरितमानस, छठे दुर्गा दत्त त्रिपाठी का महाकाव्य है गांधी संवत्सर, और एक महाकाव्य जो विलुप्त हो गया है लेकिन रचा गया था महाकवि अनूप शर्मा द्वारा गांधी नाम से। तो इस तरह से बहुत सारे महाकाव्य और खंड काव्यों की तो खैर बड़ी लंबी चौड़ी गणना होगी, उनके नाम गिनाने में बहुत समय लगेगा। स्फुट कविताओं में भी शायद ही उसी का कोई कवि लेखक बचा हो जिसने गांधी जी के प्रति अपनी भावना न प्रकट की हो। वर्तमान कवियों में लेखकों में आप पाएंगे मॉरिशस के लेखक अभिमन्यु अनंत ने कई उपन्यास लिखे जिनमें लाल पसीना और गांधी जी बोले थे। जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका से लौटते हुए मॉरिशस रुके और मॉरिशस में उन्होंने गिरमिटिया मजदूरों की जो दशा देखी उस सबका विवरण इसमें दिया गया। गिरिराज किशोर के दो उपन्यास हैं, पहला गिरमिटिया और कस्तूरबा के ऊपर जो उपन्यास लिखा है। एक उपन्यास ऋषभ चरण जैन और जैनेन्द्र जी ने लिखा था सत्याग्रह नाम से संयुक्त रूप में। माखनलाल चतुर्वेदी तो एक और क्रांतिकारी और दूसरे और गांधीवादी, दोनों को मिला जुला बड़ा विलक्षण व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने कर्मवीर नामक एक पत्र खंडवा से निकाला था, दैनिक पत्र था, उसके संपादक थे, और कर्मवीर महात्मा गांधी का ही पर्यायवाची शब्द था। बलिपंथी थे माखनलाल जी। वे कहते हैं अपनी कविताओं में, एक और तिलक से भी बहुत प्रभावित थे, गर्म दल के नेता थे।
और दूसरी ओर गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। तो कहते हैं कि गांधी का बाना, खादी का बाना पहन लिया और आजादी ध्येय हमारा है। और एक कविता में कहते हैं कि नहीं लिया हथियार हाथ में, पर इतनी ही है मनुहार, अत्याचार न होने देंगे। जी। हम उसका प्रतिरोध करेंगे, शत्रु को मारेंगे नहीं, बलिदान करेंगे। तो बलिपंथी कवियों में माखनलाल जी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कई कविताएं उनकी हैं, जिनमें खास तौर से एक गांधी आरती उन्होंने लिखी थी। प्रायः संध्या काल गांधी जी की आरती उतारते थे, और बापू और विश्व वंदे इत्यादि इत्यादि। दिनकर जी की स्थिति कुछ दुविधात्मक दिखाई देती। गांधी जी के प्रति श्रद्धा का भाव भी बहुत है, और कहीं कहीं असहमति भी पैदा हो जाती है। जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपने आंदोलन को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया, उसमें आजादी का आंदोलन पूरी उठान पर था, तो दिनकर जी को पसंद नहीं आया। ओजस्वी कवि थे, उन्होंने कविता लिखी हुए, दुल्हा दस्त का शार्दूल बोल, तुम शार्दूल बने शेर चीते की तरह हो, पर दुविधाग्रस्त क्यों हो गए हो, तुम्हारे पास बड़ी ताकत है। उसी तरह से 62 में जब चीनी आंदोलन में भारत की पराजय हुई, तो उससे दिनकर जी बहुत आहत हुए और उन्होंने सत्ता को बहुत कोसा। नेहरू जी की भी निंदा की, गांधी की भी निंदा की, अहिंसावादी नीति की निंदा की कि इस अहिंसा ने ही हमको कमजोर बना दिया है। जी। तो एक छंद में लिखते हैं, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गला कर जो तकली गढ़ते हैं, हम क्यों हारे, इसलिए कि तलवार गला दी गई, उसे तकली बनाई गई है। खादी यानी अहिंसा, और गीता में जो कर्मयों का सिद्धांत है, उसके बजाय उसमें त्रिपिटक निकाय माने बौद्ध दर्शन पढ़ा जाने लगा। तो बीच बीच में असहमत भी हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वे गांधी को महापुरुष मानते हैं। और खास तौर से गांधी की हत्या पर जो भाव उन्होंने प्रकट किए हैं रो रो करके, ये वृंदावन के राम सूली पर चलकर चढ़े कृष्ण, ये जो राम बलधाम चले, तो उनकी उपमा राम से, कृष्ण से, मोहम्मद, जो हजरत मोहम्मद से, ईसा मसीह से, बड़े बड़े महापुरुषों से अवतारों से देते हैं। उसी तरह से जो आरोप किया जा रहा था खासतौर से प्रगतिवादियों द्वारा कि गांधी पूंजीवादियों के ठेकेदार हैं और मार्क्सवाद के विरोध में खड़े हैं, तो उस सबका खंडन भी दिनकर करते हुए चलते हैं। अरे मार्क्स से डरे हुओं का गांधी पहरेदार नहीं। और ये है कि गांधी का अहिंसा दर्शन या कायरता का दर्शन नहीं है। एक गीत में कहते हैं कि गांधी शरबत नहीं, प्रलय पावक प्रवाह था। एक कविता में कहते हैं कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, अगर गांधी का समर्थन करते हुए चलेंगे तो सारी अमानुषिकता, ये सारे अत्याचार खत्म हो जाएंगे। जी। बच्चन जी की भी बड़ी दुविधात्मक स्थिति इस रूप में रही है कि एक और तो उन्होंने मधुशाला की रचना की जो गांधी के नैतिकतावादी सिद्धांत के विरुद्ध थी, गांधी जी उसे असहमत भी थे, और दूसरी तरफ उन्होंने गांधी जी पर बहुत कविताएं लिखी। बापू की हत्या के 40 दिन बाद एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, आओ बापू के चित्र के पास, ऐसे खादी के फूल और सूत की माला गांधी जी की त्रयोदशा पर उन्होंने समर्पित की थी। नरेंद्र शर्मा की भी उसमें भूमिका रही है, पंत जी भी उनके साथ रहे। जिनको हम प्रगतिवादी कहते हैं, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, सिद्धांततः सहमत होते हुए भी ये गांधी जी के परम भक्त थे। ऐसे ही गुलाब खंडेलवाल या दुष्यंत कुमार, वियोगी हरि, अकबर इलाहाबादी, सागर निजामी, लोक साहित्य में आप चले जाएं तो अवधी में, ब्रज में, बुंदेली में, भोजपुरी में ऐसे बहुत से कवि रहे हैं। एक चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। वंशीधर शुक्ल कहते हैं एक गीत में, ऐ हो सवरिया जो जायो बजरिया तो लायो खुदन चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। देश के अलावा विदेशों में भी, चाहे रोमा रोलिया को लें, चाहे आइंस्टीन को देखें, चाहे बर्नार्ड शॉ की सुने, चाहे ओबामा को देखें, चाहे मार्टिन लूथर को देखें, ये सब गांधी जी के भक्त रहे हैं और ये मानते रहे कि 20वीं शताब्दी में खास तौर से आज जो पर्यावरण फैल रहा है, इसको रोकने का एकमात्र तरीका है गांधीवाद।
हिंद स्वराज में उन्होंने एक आदर्श राष्ट्र की जो परिकल्पना की, उसके अंतर्गत बड़े उद्योगों को रोका जाना चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, ग्राम्य व्यवस्था को महत्व देना चाहिए, किसानों को उठने को मौका देना चाहिए, खादी और चरखा और स्वदेशी, आज जिसको हम आत्मनिर्भरता कह रहे हैं, इसकी बड़ी आवश्यकता है। स्त्रियों को आगे लाने की आवश्यकता है। शिक्षा को बुनियादी शिक्षा बनाइए। अब नई शिक्षा नीति में उसका समर्थन किया जा रहा है। हम पूंजीपतियों को भी ट्रस्टीशिप के साथ जोड़ेंगे, वे भी देश के शुभचिंतक हैं, इसमें योगदान करेंगे। सर्वोदय आंदोलन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि साधन इकट्ठा करें, पर साधन की शुचिता जरूर दें। गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि राजनीति को अध्यात्म से जोड़ा जाए, जिन्होंने कहा था राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, जिन्होंने कहा था कि हमको फिर से आश्रम व्यवस्था की ओर लौट जाना चाहिए, नशाबंदी करनी चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए, और कुल मिलाकर भारत का जो गौरवपूर्ण अतीत रहा है, उस अतीत के जीवन को आत्मसात करना चाहिए। तो इस तरह गांधी दर्शन से गांधी जी की पूरे लेखन और उनकी भूमिका केवल आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता की ही भूमिका नहीं निभाई, कुल मिलाकर एक नए राष्ट्र की कल्पना और विश्व शांति की कल्पना उन्होंने। अहिंसा और शांति उनके दो महत्वपूर्ण आयुध है। आज संसार उस रास्ते पर जाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन बहुत दूर निकल आया है। वापस जाने में उसको बड़ा श्रम करना पड़ेगा। पर जब जब संकट आता है, जैसे इन दिनों इस कोविड-19 के संकट से हम सब त्रस्त हैं, तब सोच रहे हैं कि अगर गांधी जी के बताए मार्ग पर चले होते तो शायद इतनी अमानुषिकता, इतनी विभीषिका, इतना बड़ा विश्वव्यापी संकट न आया होता। तो गांधी जी हमें सचेत कर रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करो और जो मंगलमय मार्ग है उस ओर चलो। आज उनकी पुण्य जयंती पर हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं और पुनः उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, कृतित्व की और उनके दर्शन की बात है, तो मैं समझता हूँ कि वो भारत के संदर्भ में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि एक नए युग का सूत्रपात करने में एक ऐसी हस्ती का नाम गांधी है, जिन्होंने भारतीय ही नहीं विश्व साहित्य को प्रभावित किया है। रचनाकार, उन सब के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए विश्व साहित्य की अगर एक पुस्तक बनाई जाए और उसमें एक अध्याय महात्मा गांधी के नाम का तैयार किया जाए, तो भी हम गांधी जी के समस्त विचारों को उसमें व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे जी। वो बहुत शुद्ध, पावन और पवित्र जो तत्व ज्ञान है, उससे संपन्न व्यक्तित्व थे। उन्होंने, इसीलिए उनको महात्मा भी कहा गया। तो क्योंकि वो लोक में लेकिन लोकोत्तर व्यक्तित्व से धनी थे। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो उनके जीवन में वैराग्य भी, उनके जीवन में तप और साधना भी, उन्होंने जो एक सामाजिक नीति का पाठ पढ़ाया, उन्होंने ज्ञान विज्ञान के जो मार्ग प्रशस्त किए, उन्होंने जो मूल्य और आदर्श स्थापित किए, उन्होंने संस्कृति, शिक्षा, भाषा, इसकी एक विलक्षण ज्ञान सरणी हमारे सामने प्रवाहित की। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो वो वास्तव में राष्ट्र हित, जनहित और लोक हित के अनेक आंदोलनों के सूत्रधार बनकर आए। समाज सेवा क्या होती है, मानव सेवा क्या होती है, समानता का पाठ क्या होता है, व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ रहकर साधना कैसे करनी चाहिए, और यही नहीं, इस सब के साथ साथ जो तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियां हैं, उनके विरोध में भी उनका व्यक्तित्व खड़ा रहा। निडर होकर, निर्भय होकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे, सामाजिक विषय उठाए, जैसे छूत के प्रति उन्होंने एक संघर्ष खड़ा किया, पशुबलि का उन्होंने विरोध किया, मंत्री कर्मणा शुद्धिकरण की बात उन्होंने की,
की बात उन्होंने की, प्रार्थना के महत्व को जीवन में रेखांकित किया, राग द्वेष से मुक्ति की भावना का संचार किया। अनेक प्रसंग है। तो गांधी जी वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर आए जिसने देश की सभ्यता, संस्कृति, साधना पद्धति, इन सबको तो रेखांकित किया ही, दुनिया के सामने सत्य को एक विशाल वृक्ष की तरह रोप दिया। वो बताना चाहते थे कि हमारे अंदर की जो संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वह जितनी प्रबल होगी उतना ही संघर्ष के प्रति, सत्याग्रह के प्रति मनुष्य संघर्ष करता है। नजरिया बाकी सबसे भिन्न था। वो जिस तरह सोचते थे, जिस तरह दृष्टि का विकास करते थे, वो अद्भुत था। उन्होंने एक सामान्य भाषा की वकालत की और ये भी कहा कि दूसरी भाषाओं की जगह पर नहीं, परंतु उनके स्थान पर, उनके विकल्प में हम कोई ऐसी भाषा की परिकल्पना करें जिसमें सब जुड़ सकें। इस बात में सबकी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी को आगे रखा और हिंदी और उर्दू के मेल से एक नई भाषा की परिकल्पना की थी और उस पर काफी चर्चा भी हुई, कुछ विवाद भी हुए, लेकिन कुल मिलाकर उनका विजन, उनका दृष्टिकोण इस मामले में बड़ा साफ था। वो कुछ बिंदु उन्होंने रेखांकित किए थे, जैसे अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने या मानने के वो प्रबल विरोधी थे और भरपूर विरोध उन्होंने किया भी। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में उन्होंने कुछ लक्षण रेखांकित किए, जैसे कहा कि वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए सरल, सहज, बोधगम्य, आसान होनी चाहिए, कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए। फिर उन्होंने कहा उस भाषा को भारत के अधिकतर लोग बोल और समझ सकते हो, ऐसी भाषा का निर्धारण होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा उस भाषा के माध्यम से भारत का आपसी जो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज है उसमें कोई व्यवधान ना आए, बाधा ना आए, वो संपन्न होना चाहिए सहजता से। फिर ये भी कहा भाषा पूरे राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के लिए समझ आने वाली होनी चाहिए और क्षणिक या कुछ समय तक रहने वाली भाषा ना हो। तो उनके पास था। इससे ऐसा तो लगता है कि गांधी जी के पास एक दैवी शक्ति तो थी, जिससे वो कोई व्यक्ति जो मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बना दे, तो उनमें ये चमत्कारी शक्ति थी जो वास्तव में ईश्वर प्रदत्त थी। उनके जीवन दर्शन हिंदी साहित्य ही नहीं, समूचे भारतीय साहित्य पर और विश्व के साहित्य पर भी प्रभाव छोड़ते हुए देख सकते हैं। ऐसे कवियों, लेखकों, चिंतकों, पत्रकारों, दार्शनिकों, इन सबको उन्होंने एक केंद्रीय विचार दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि उनके बारे में हम कितना सोचें, कितना कहें, कितना लिखें, तो कभी कभी लगता है कि हरि अनंत, हरि तथा अनंता, ऐसी स्थिति उनकी दिखाई देती है। ये कह सकता हूँ कि वो एक साधना पुरुष तो थे और पुरुष भी पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी दार्शनिक सूझबूझ से एक तरफ अर्थशास्त्र पर चिंतन विचार किया, अपने विचार से दूसरी तरफ आचरण और मूल्यों की व्याख्या भी बड़ी स्पष्ट रूप से की। वो रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, एक तरफ इसका आदर्श स्थापित कर रहे थे और दूसरी तरफ वो लोकोत्तर मनुष्य की तरह अपने अवदान को समाज के सामने, दुनिया के सामने एक अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे थे। मतलब उस पर हम शोध कर सकते हैं, उस पर हम खोज कर सकते हैं। इस तरह से एक अच्छा परिणाम हुआ कि आज दुनिया के न जाने कितने देशों में गांधी दर्शन, गांधी की आत्मकथा, गांधी के समग्रता चिंतन विचार लेकर शोध की कई
केयर स्थापित बहुत जगह, और लिखी हुई पुस्तकें, उन पर लिखी हुई पुस्तकें, उनका संचय संग्रह, उनका संग्रहालय, ये भी पूरी दुनिया में बनने लगा। और बहुत सारे देश तो ऐसे हैं, मुझे याद पड़ता है कि मॉरिशस में तो महात्मा गांधी संस्थान ही है जहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती है, भारतीय कलाओं की, भारतीय अनुशासनों की, भारतीय भाषाओं की। और स्तर पर उच्च शिक्षा में हम देखें, शोध के क्षेत्र में देखें और भाषा शिक्षण के क्षेत्र में हम देखें, यहाँ तक कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि और प्रक्रिया, कलाओं के शिक्षण में भी गांधी दर्शन समाहित होता है। वहाँ गांधी का प्रभाव दुनिया के अनेक देशों में इन आयामों के साथ हम देख सकते हैं। वो दरअसल एक चिंतक थे, उन्होंने लिपि के बारे में भी चिंतन किया, भाषा के विषय में भी चिंतन किया। वो एक बड़े सशक्त और सजग पत्रकार भी थे, इसलिए पत्रकारिता के मूल्यों पर भी विचार की। वो बहुत ही सुलझे हुए अनुवादक भी थे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि भाषाविद थे, कई भाषाएं जानते थे, इसलिए उन्होंने अनुवाद कला, अपनी अनुवाद कला से भी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। तो ऐसा एक प्रतिभा पुंज जिसे हम कहते हैं, एक ऑरा, जो किसी दिव्य प्रतिमा के दिव्य रूप के चारों पर एक प्रभा मंडल, एक आभा मंडल देखते हैं, तो गांधी जी की समग्र सोच के चारों तरफ उस आभा मंडल को हम देख सकते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े रचनाकार हैं भारतीय भाषाओं के, वो गांधी जी को अपनी कविताओं में, अपने नाटकों, उपन्यासों, कहानियों में शामिल करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि भाषा के का जो युग है वो सूचना का, संचार का, प्रौद्योगिकी का युग है, कंप्यूटर का युग है, सिनेमाई युग है, और सबसे बड़ी बात है कि यांत्रिक उपकरणों का युग है। इसी युग में भी गांधी ने जो मान्यताएं स्थापित की, जो निष्कर्ष निकाले, उनकी लोक स्वीकृति आज भी है और बढ़ रही है। यानी जो जिसको रेलेवेंस कहते हैं, जिसको हम प्रासंगिकता कहते हैं जी, ज्ञान के क्षेत्र में, वैश्विक विकास के क्षेत्र में जो स्थापित किए वो अद्भुत थे। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व शताब्दियों में, युगों में कभी कभी अवतरित होता है, ऐसा प्रतीत होता है। जो संयम, जो धैर्य, जो शक्ति, उनके पास वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। इसलिए गांधी वांग्मय को अगर हम देखें, उनकी आत्मकथा को अगर हम देखें, उनके अर्थशास्त्र विषयक चिंतन को अगर हम देखें, उनके डायरेक्शन वाले क्षेत्र में अगर हम देखें, तो वास्तव में उन्होंने नैतिकता को, शिक्षा को और मूल्यों को, इनकी त्रिवेणी को जोड़कर एक ऋषि की तरह हमारे सामने बहुत सारे मार्ग प्रशस्त किए। इस दृष्टि से मैं मतलब अगर ये कहूं कि वास्तव में राष्ट्र को आजाद कराने में, राष्ट्रीयता के आंदोलन को प्रखर करने में और जन समूह को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करने में जो शक्ति गांधी जी के व्यक्तित्व में प्रकट हुई, वो अन्य किसी स्वतंत्रता सेनानी में नहीं दिखाई देती। इस तरह से वो जीवन जीने की कला का अगर एक सूत्र कहें, एक दस्तावेज कहें गांधी जी को, तो कह सकते हैं। उन्होंने भारत में भारतीयों का और मनुष्यों का भविष्य कैसे सुनियोजित हो, किस तरह जीवन यापन करना चाहिए, उसको रचनात्मक और सृजनात्मक कैसे बनाना चाहिए, स्वस्थ शरीर की महत्ता क्या है, अध्यात्म और योग से जीवन में हम क्या क्या साध सकते हैं, मनुष्य की साधना शक्ति का महत्व क्या है, सात्विक भोजन से हम कैसे स्वस्थ और दीर्घायु हो सकते हैं, कौन सा किस क्षेत्र को उन्होंने स्पर्श नहीं किया। कभी कभी आश्चर्य होता है
कि वो कहाँ कहाँ सोचते थे और कैसे कैसे चिंतन करते थे, ये अद्भुत है। उन्होंने स्त्री विमर्श पर भी विचार किया, उन्होंने महिला कल्याण की भी चिंता की, स्वदेशी की अवधारणा को लेकर, भूमंडलीकरण में स्वदेशी के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को लेकर भी गांधी जी ने चिंतन किया। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में ये भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए एक विलक्षण वरदान बनकर आए थे गांधी जी। और आज भी हम गांधी जी के जब दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने, उतारने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं उनके सामने। वास्तव में उन्होंने जो तप और साधना करके, जो त्याग और धैर्य का, संयम का संगम पैदा करके हमारे सबके सामने आने वाली अनेक पीढ़ियों के सामने एक मौलिक समझ और दृष्टि विरासत में, वरदान में हमें दी है, उसके लिए हम सब नतमस्तक हैं। वो एक स्तुत्य व्यक्तित्व बनकर आए और ऐसे चमत्कारी व्यक्ति और व्यक्तित्व के प्रति हम वंदनीय भाव प्रकट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी धन्यवाद सर।